Bismillahirrahmanirrahim. And we are here all set for this Pakistan Affairs series. और इस पाकिस्तान अफेयर्स की जो सीरीज है इसका आगाज हम आज रिफॉर्मर्स, पाकिस्तान मूवमेंट या टू नेशन थ्योरी के जो फोर फादर्स हैं, द फाउंडर्स हैं, उन लोगों से। और ये क्वेश्चन अगर आप पास पेपर्स में जाएंगे तो वहां पे आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस मिलते हैं। देयर आर फोर बेसिकली जो कि जिनके ऊपर बात होती है। और उस लेक्चर में जाने से पहले मैं अनाउंस कर दूं कि ये सीरीज जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अ, और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए हो जाया करेगी। आप इसको सीरीज को लेंगे, आपको क्यूरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, कुछ सजेशंस होंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपका रिस्पांस जो है ये तय करेगा कि आपको इस सीरीज की कितनी जरूरत है और किस कदर हमें इसको मजीद जो है वो एक्सटेंशन देनी चाहिए। अभी हमारा प्लान यही है कि मेजर जो 15 एरियाज हैं या 15 डोमेन्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स की, उनके ऊपर आपको थारोली जो है वो बात कर दी जाए उसके ऊपर। सो वी विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, जिसके बाद जो है वो हम इसको लेके चलेंगे नेक्स्ट। आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो पाकिस्तान अफेयर्स में जिन रिफॉर्मर्स का जिक्र है, उन रिफॉर्मर्स के ऊपर बात हम करें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं वीडियो जो है वो कुछ देर के लिए पॉज करता हूँ। लेट मी ऑल सेट माय लैपटॉप एंड माय थिंग्स। आपने शेयर भी मैक्सिमम लोगों तक जरूर इसको करना है, ताकि जो फैसिलिटेशन है ये जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और उन लोगों का फायदा होगा ऑब्वियसली, इंशाल्लाह। सो लेट अस स्टार्ट। वेयर इज पेन? हियर इट इज। सो हम ना शुरू से ही शख्सियात के बारे में पढ़ते आते हैं जिनका पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मुतालिया पाकिस्तान में डिफरेंट जो हम अपने कोर्स में पढ़ते हैं, उन शख्सियात के बारे में पढ़ते हैं। अब जो सीएसएस का या पीएमएस का सिलेबस है उसमें आपको इन शख्सियात को थोड़ा डिफरेंट अंदाज में पढ़ना हो। लाइफ के मुजद्दद अलिफ सानी हमने शायद कई दफा पढ़ा होगा। आपने जिस भी शख्सियत को पढ़ना है आप, उसमें आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। व्हाट डिड ही डू, और जो उसने किया उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। ठीक है। तीसरे नंबर पर वो सिग्निफिकेंट क्यों है, उसके इम्पैक्ट्स, असरात क्या हुए, और इन असरात को बेसिकली आपने किस तरह से देखना है। वो ये है कि आप ये बताओगे कि असल में मुसलमानों का जो करेक्टर है, मुस्लिम हुड, उसको इस्लाम के दायरा को वसी करने के लिए, या इस्लाम के अंदर जो ऑलरेडी मौजूद मुसलमान थे उनके करेक्टर को सेफ गार्ड करने के लिए, इस्लामिक करेक्टर को सेफ गार्ड करने के लिए, मुसलमानों की अलहदा पहचान बरकरार रखने के लिए इन्होंने जो भी किया उसकी क्या सिग्निफिकेंस। अब इसका ताल्लुक आप यूं समझ लें कि मुस्लिम जो थे वो इस लैंड में, सब कॉन्टिनेंट में, दे वर द न्यू पीपल। यहाँ पे आके मुसलमानों ने यहाँ के लोगों को कन्वर्ट किया अपने इखलाक से, अपने हुस्न इखलाक से, इल्म से, एक सच्चे पैगाम से जो वो लेके आए। लेकिन उसके बराबर जो है यहाँ के जो मजाहिब हैं उसमें हिंदुइज्म है, दिस इज द ओल्डेस्ट, said to be the oldest religion of the world। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलीजन था और इसने यहाँ पर जितने भी रिलीजन आए उनको टाइम नहीं रहने दिया। लेकिन मुसल इस्लाम की ये खासियत कि वो रिलीजन ना सिर्फ कायम रहा बल्कि उसने अपने करेक्टर को भी जो है वो प्योरीफाई किया, करेक्टर को भी अपने को कायम रखा। उसकी वजह जो है वो रिफॉर्मर्स हैं जिनको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं।
और ये बात बताना जरूरी थी ताकि आपको पता हो कि आपने अगर किसी किताब भी जो मैं आपको बताऊंगा उसमें से अगर आपने जाके पढ़ना है तो आपको पता हो कि आपने पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे मौके आए कि ये हिंदुइज्म ने अपने करेक्टर के अंदर मुस्लिम करेक्टर को अब्जॉर्व करने की कोशिश की। तो उसके अगेंस्ट जिन लोगों ने रेजिस्टेंस की, जिन लोगों ने इस बात को इंश्योर किया कि ऐसा ना हो, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जिनाब क्या कहते हैं कि इस्लाम पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जब पहला यहाँ का शख्स जो था वो मुसलमान हुआ था। अब मुसलमान होने की वजह यह है कि मुसलमान अलहदा नेशन है, और यहाँ पर जो पाकिस्तान की मूवमेंट है उसका सारे का सारा जो असर है, दारोमदार है, वो इसी बात पर है कि जी यहाँ पर मुस्लिम लीग का स्टांस ये था कि मुसलमान अलहदा कौम है। हिंदू या कांग्रेस कह लें या नेशनलिस्ट कह लें, उनकी बात थी कि नहीं जी, हिंदू यहाँ पर जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी एक कौमियत है, और लिहाजा ये अलहदा नेशन कोई नहीं है। तो इट मींस अ स्ट्रगल बिटवीन टू नेशन थ्योरी एंड वन नेशन थ्योरी। और इस टू नेशन थ्योरी में द इम्पोर्टेंट पार्ट प्लेड वाज ऑफ द रिलीजन, बिकॉज मुसलमान क्लेम करते हैं कि हम रिलीजन की बुनियाद पे, हमारा रिलीजन हमें हर तरह से, कास्ट, हमारे रिचुअल्स में, हमारी प्रैक्टिसेस में, हमारे बिलीव्स में, हमारी ड्रेसिंग में, हमारी ईटिंग में, हर चीज में हमें अलहदा जो है वो एक कौम डिक्लेयर करता है। लिहाजा अगर नेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है और हम एक अलहदा नेशन है तो हमें अलहदा कंट्री दी जाए। तो मुस्लिम पाकिस्तान मूवमेंट तो 1940s में आप कह लें कि उसने शेप हुई, लेकिन इट वाज इस एरा में जब मुगल्स यहाँ पे मौजूद थे, जब यहाँ पर बहुत पहले की बात कह लें, तब भी स्ट्रगल जारी थी, और इस स्ट्रगल का क्रेडिट इन लोगों को जाता है जिनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पहले नंबर पर जिस शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे, वी विल कॉल इट हिम मुजद्दिद अल अफसानी या शेख अहमद सरहिंदी। सो मैं वीडियो ऑफ करने के बाद जो है वो आप लोगों से, ताकि फोकस आपका सारे का सारा बोर्ड पे रहे, तो शेख अहमद सरहिंदी। This was his lifespan. He was the disciple of या मुरीद ऑफ हजरत बाकी बिल्ला, जो कि चिश्ती सूफी ऑर्डर, चिश्ती कादरिया, इस सूफी ऑर्डर से ये दोनों का ताल्लुक है, या ये जो बुजुर्ग है उनका ताल्लुक है। और सोहरवर्दिया सिलसिले का भी इन्फ्लुएंस जो है वो नजर आता है हमें शेख अहमद सरहिंदी पर। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी की ने जो एफर्ट्स की उनके बारे में देखते हैं। हिज एफर्ट्स, मुजद्दद अल अफसानी, शेख अहमद सरहिंदी, इनके एफर्ट। सबसे पहले नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अन इस्लामिक ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस इन मुस्लिम सोसाइटी। कि मुसलमान सोसाइटी में बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस क्रीप कर गई हैं जो कि एक्चुअली इस्लामिक करेक्टर से नहीं है। वो या तो बहुत ज्यादा नैरो इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की, या बहुत ज्यादा वेग इंटरप्रिटेशन इस्लाम की। और ही सेड कि ये वजह है कि मुसलमान जो है वो अपना करेक्टर, इससे डर क्या था? इससे डर ये था कि जिस तरह से ये हो रहा है, इस्लाम का जो रियल करेक्टर है वो लूज हो जाएगा। जब रियल करेक्टर लूज होगा, उसकी एसेंस जो है वो लूज हो जाएगी, तो देयर इज अ थ्रेट ऑफ अमेलगेशन ऑफ मुसल इस्लाम एंड हिंदुइज्म। मिसाल के तौर पे ही क्रिटिसाइज्ड मोस्ट ऑफ द जो मुसलमानों का बिलीव था कि उस वक़्त के जो
जोगी थे, सूफी थे, क्लैरिक्स थे, वो छोटी छोटी करामात जो है वो पेश करते थे, और उन करामात से दे यूज टू इन्फ्लुएंस पीपल, और लोग कहते थे कि जिससे करामत जो है वो जाहिर होगी, ही वुड बी द रियल वली, ही वुड बी अ ट्रू पर्सन, ही वुड बी अ रियली अ नोबल मैन। अब उसमें बहुत सारी ऐसी करामात थी जिनको आप अन इस्लामिक कह लें, जिनके ऊपर जो है ही यूज टू बिलीव कि दिस इज नॉट एन अकॉर्डेंस विद द इस्लाम। बेसिकली ये करामात का जो कॉन्सेप्ट था उस तरह का, वो हिंदुइज्म के बड़ा करीब था। जैसे हिंदुओं के जो क्लैरिक्स थे, हिंदुओं के जो पंडित कह लें, रिलीजियस ऑर्डर के मुख्तलिफ लोग कह लें, जैसे वो शो करते थे, उसी तरह से ये चीजें इधर क्रिएट होती जा रही थी। तो ही ओपनली क्रिटिसाइज, इन्होंने आइडेंटिफाई किया, एंड देन ही क्रिटिसाइज दिस इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई इस्लाम। और प्यूरिफाई, इस बात को आपने जरूर मद्देनजर रखना है कि प्यूरिफाई इस्लाम का मतलब ये है कि जब आप इस्लाम को इन प्रैक्टिसेस के ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे और इनको प्यूरिफाई करना चाहेंगे, तो इट मीन्स के इस्लाम के करेक्टर को रिवाइव करना चाहते हैं। और इस्लाम के करेक्टर को रिवाइव करने का मतलब है कि आप जो नेशन होल्ड है, इस्लामिक नेशन होल्ड है, उसको कायम रखना चाह रहे हैं। और दिस इज एन इल आइडेंटिफिकेशन कि ही वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर द टू नेशन थ्योरी। नेक्स्ट वन इज सेकंड नंबर पे, ही ओपनली अपोज दीन इलाही। अब दीन इलाही was दीन इलाही was a न्यू रिलीजन, आप कह लें कि एक नया रिलीजन, एक नया रिलीजियस ऑर्डर इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। अकबर वाज अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ लिबरल जो था पर्सन था, और अकबर ने यहाँ पर एक मेडिटेशन शुरू कराई। मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ मजाहब के लोग वहाँ पे आते थे, वहाँ पे बातचीत होती थी, वहाँ पे दलाइल होते थे। ही यूज टू अटेंड दोज कॉन्फ्रेंसेज, दोज डिस्कशंस। वहाँ पे जो मौजूद मौलवी थे, इस्लामिक क्लरिक्स थे, इस्लामिक स्कॉलर्स थे, दे वर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ कि वो हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और जैनिज्म वगैरह के जो वहाँ पे बैठते थे लोग, उनको, उनकी बातों को जो थे वो जवाब दे पाते सही तरह से। जिसका असर अकबर पर यह हुआ कि अकबर यूज्ड टू थिंक कि नो रिलीजन इज परफेक्ट। इफ वी वांट टू सर्च अ परफेक्ट रिलीजन, वी नीड टू गिव मी 1 minute kindly। तो ही वाज एक्चुअली जो, तो उसका असर ये हुआ, ही यूज्ड टू थिंक नो नो रिलीजन इज परफेक्ट, और हमें अपने स्टेट का एक अलग रिलीजन बनाना होगा जिसमें तमाम जो गुड एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी रिलीजन है उनको शामिल किया जाए। अब ऑब्वियसली दैट वाज अ थिंग दैट इज अगेंस्ट इस्लाम, और आप कह लें कि ये इस्लामिक करेक्टर पे एक हमला था। तो इट वाज मुजद्दद अल अफसानी हु केम फॉरवर्ड एंड ही रेजिस्टेड, और इस इन्होंने इसके ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस शो की, और देन लोगों की ट्रेनिंग की कि दिस रिलीजन एक्चुअली इज एन अटेम्प्ट टू, आप कह लें कि इस्लाम के ऊपर एक वॉर है, और इस्लाम को ख़त्म करने का, इस्लाम को अमेलगेट करने का दूसरे रिलीजन के साथ एक प्रोग्राम है। सो ही क्रिटिसाइज्ड, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि इस्लाम बचा और दीन इलाही फ्लॉप हुआ, दीन इलाही को फॉलोअर्स नहीं मिल सके। फिर तीसरे नंबर पर इन्होंने अपोजिशन की सूफीज्म की। इस्लाम में जो उस वक़्त सूफीज्म था, अब इसके बारे में बहुत सारी आरा हैं। देर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट कि जो मैस्टिसिज्म है, जो सूफीज्म है, इसने हिंदू पाक में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, बहुत बेहतरीन तरीके से इस्लाम को प्रोपोगेट किया। लेकिन हो ये चुका था कि जो सूफीज्म है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ, इनकी जो बातें हैं, इनकी जो चीजें हैं, इनकी जो प्रैक्टिसेस थी, वो शायद एक आम बंदे के समझ में आने वाली नहीं थी। अब एक ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो थी वो कॉमन लोगों तक जब पहुंचती थी, तो वो कॉमन लोगों के लिए ऐसी चीजें बन जाती थी जिनको बिदअह कहा जाता है, जिनको बिदअत बोला जाता है, जिसको न्यू इनोवेशन बोला जाता है रिलीजन में, जिससे इस्लाम वाज एट स्टेक। तो इन्होंने ऐसे हर मैस्टिसिज्म के ऊपर क्रिटिसाइज किया जो शरिया के खिलाफ है। ठीक है।
अब एक चीज जो है वो एक जो सूफिया कराम का जो तर्ज अमल है, वो तर्ज अमल खुदा के बड़ा करीब होता है। समटाइम्स दे दे आर यूज टू बी वेरी स्पेशल, और उन स्पेशल के लिए खुदा के अहकामात जो है वो उनके अंदर एक, कुरान करीम में भी जो वो हजरत मूसा और खिजर का जो वाकया है वो इसी असल में चीज के ऊपर है कि अपेरेंटली जो चीज होती है वो कुछ और नजर हो रही होती है, जबकि उसके बिहाइंड कुछ लॉजिक जो है वो कुछ और हो रहा होता है। तो लेकिन ये आम बंदे के समझ में आने के लिए फिर इट नीड्स टू बी कि अपेरेंटली भी वो ऐसे ही हो जैसे शरिया के कंकर्डेंस है, तो ही एक्चुअली वर्क ऑन दैट, और इसमें क्या किया उन्होंने, कि फिर वो इस्लाम को वो शनाख्त जो है उसकी बरकरार रही। हाँ, फिर उनके बाद उन्होंने जो कोर्ट था उस वक्त का स्टेटस को था, स्टेटस को के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया। और स्टेटस को से मुराद उनकी कि ये है कि अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं कोर्ट्स में, ब्यूरोक्रेसी में, आम पब्लिक में, और उस वक्त के जो उल्मा हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, वो बादशाहों के कोर्ट्स के अंदर लग्जरीज इंजॉय कर रहे हैं। वो अपना उनका जो काम है, जो उनकी ड्यूटी है कि वो इस्लाम की हिफाजत करें, उसके ऊपर वो नहीं जो है वो काम कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया वहदत शहूद का। देर आर टू थीरीज, एक है वहदतुल वजूद। अब वहदतुल वजूद जो थीरी है, इसका जो हमें जड़ मिलती है वो इब्नुल अरबी से मिलती है। इब्नुल अरबी इस्लामी सूफीज़्म में, इस्लामी मैथमेटिसिज्म में फाउंडर की हैसियत रखते हैं। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये अपनी तरज पर ठीक हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं कि ये दोनों असल में एक ही चीज़ की कड़ी हैं। लेकिन उस वक़्त वहदतुल वजूद जो था उसकी कुछ शक्लें बिगड़ी हुई थी, जिसके ऊपर मुजद्दल अफसानी ने काम किया और उसको रिवाइव किया। अब वहदतुल वजूद और वहदत शहूद के ऊपर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने इसको प्रोपोगेट कर देता हूँ कि वो ये है कि वहदतुल वजूद मीन्स के अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ों को पैदा किया है, असल में उनके अंदर खुदा मौजूद है। उनको आप उनके जरिए जो है आप खुदा, आप कह लें कि यूनिटी ऑफ वननेस है। जबकि वहदत शहूद की थीरी कहती है कि जो अ, खुदा की बनाई हुई चीजें हैं, उन खुदा की बनाई हुई चीजों में खुदा के एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। खुदा, आप अगर आप खुदा की निशानियां उन चीजों के जरिए पा सकते हैं। तो बेसिकली दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी तर्ज पर, जो सूफिया कराम का कॉन्सेप्ट था जो सूफीज़्म में मौजूद था वो वहदतुल वजूद का था। तो वो यही था कि एक शख्स एक ऐसे मौके पे पहुंच जाता है जब वो उसको अपने हर अमल में खुदा नजर आने लग जाता है, उसको अपनी हर बात में खुदा का कोई राज समझ आने लग जाता है, वो खुद को खुदा के बहुत करीब महसूस करता है। तो उसको लेकिन आम बंदे की समझ में आने के लिए जरूरी था कि उसको वहादत शहूद की तर्ज पर पेश किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने काम किया, और काम करने के लिए उनका जो बेसिक मोटिव था वो ये था कि जब एक इंसान कहता है कि मैं वहादत वजूद पे बिलीव रखता हूँ, तो शायद वो कहीं पर ऐसा ना हो जाए कि मैं खुद ही खुदा हूँ, ऐसा ना कह दे जिसके बाद वो इस्लाम के दायरा से खारिज हो जाए और इस्लाम का वो करेक्टर जो है वो काम ना कर सके। हाँ, फिर इन्होंने अपने जो डिसिपल्स थे, अपने जो पैरोकार थे, उनके जरिए इन तमाम आइडियाज को प्रोपोगेट किया। तो ये इनकी एफर्ट्स हैं। अब इन एफर्ट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि इनके इम्पैक्ट्स क्या हुए। तो इम्पैक्ट्स में सबसे पहले इस्लामिक बिलीव्स की प्यूरिफिकेशन हुई। अब ये इम्पैक्ट्स जो हैं, आप जैसे आपने एफर्ट्स का जिक्र किया, उन एफर्ट्स की कुछ रीजंस थी क्यों उनको ऐसी एफर्ट्स करना पड़ी, तो उनको बुनियाद बना के आप जो इम्पैक्ट्स हैं वो लिख सकते हैं। इस्लामिक बिलीव्स की ऑब्वियसली प्यूरिफिकेशन हुई जब इन्होंने काम किया। और इन्होंने एफर्ट्स में अगर आप एक और चीज ऐड कर दें तो इन्होंने मकतूबात इस्लाम रब्बानी,
ये कुछ लेटर्स लिखे इनको, मुगल दौर, मुगल जो कोर्ट था उसके ऑफिशियल्स को, और इन लेटर्स के जरिए उन्होंने रियलाइज करवाया कि व्हाट आर योर ड्यूटीज, व्हाट शुड बी योर ड्यूटीज, तुम्हारी ड्यूटीज क्या है, और तुम लोग इन ड्यूटी से गाफिल हो चुके हो। ऑब्वियसली लॉ, ऑब्वियसली जस्टिस, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम, प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक बिलीव्स वगैरह। फिर इनका जो इफेक्ट हुआ वो आपको पता है कि वो जो दीन इलाही अनसक्सेसफुल हुआ, आप उनका क्रेडिट भी इनको दे सकते हैं कि ही वाज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट दैट। और इन्होंने फिर चौथे नंबर पे आप ये भी कह सकते हैं कि ही प्रोटेक्टेड टू नेशन थ्योरी, ही रिनोवेटेड टू नेशन थ्योरी। ऑब्वियसली जो जो काम इन्होंने किए वो टू नेशन थ्योरी का ऊपर है। और एक आपको बात बता दूं कि अकबर को सक्सीड किया जहांगीर ने, तो जहांगीर ने इनको कोर्ट में बुलाया तो ही डिडंट अटेंडेड द कोर्ट, और इन्होंने उस तरह से बादशाह के अहकामात को मानने से इनकार कर दिया, तो ही जेल्ड हिम फॉर क्वाइट 2 years। तो बाद में उनको एहसास हुआ तो ही ओपनली कोर्ट में बुलाया गया और इनसे माफी मांगी उन्होंने, और फिर इनको अपने रिलीजियस मेंटर के तौर पे इन्होंने शामिल किया। अब आप ये कह सकते हैं कि जो औरंगजेब तक का पहुंचा करेक्टर, औरंगजेब जो बादशाह है, वन ऑफ द ग्रेट एम्परर्स ऑफ मुगल्स, लास्ट ग्रेट बादशाह था मुगल्स का, तो 1707 में फौत हुआ। उसके अंदर जो रिलीजियस करेक्टर था वो बिल्कुल अगेंस्ट था अकबर के। अकबर वॉज वेरी लिबरल, अकबर वॉज वेरी ओपन, आप कह लें कि टू एक्सटेंट ऑफ बीइंग अन इस्लामिक। जबकि औरंगजेब के अंदर जो करेक्टर था वो इट वॉज ट्रूली इस्लामिक, और इकबाल ने भी उसको लाइक किया। इकबाल प्रेज के जी मुसलमानों का जो पसंदीदा या इस्लाम के जो करीब तरीन रूलर था मुगल्स में, इट वाज औरंगजेब। तो औरंगजेब तक जो इन्फ्लुएंस गया उसका ड्यू क्रेडिट गोज टू शेख अहमद सरहिंदी। अब इसका एक लेटर है जो इसने एक कोर्ट ऑफिशियल को लिखा, ठीक है, शेख फरीद को। वो लेटर अगर आप प्रोड्यूस कर देंगे अपने पैराग्राफ में तो दैट वुड बी अमेजिंग। मैं उस लेटर को बोल देता हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा अपने पास, तो उसमें भी आपको एक आपका बड़ा पेपर में बड़ा अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा कि ही कोटेड समथिंग गुड, और उसमें बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ही सेड, लेटर में उन्होंने बोला, द मोनार्क टू स्टेट, बादशाह स्टेट के लिए, इज लाइक हार्ट टू बॉडी, दिल जैसे दिल होता है। द मोनार्क टू स्टेट इज लाइक हार्ट टू बॉडी, इफ हार्ट इज प्योर और impure, it will create the body likewise. You are aware of what Muslims have suffered in previous reigns. आपको पता है कि मुसलमानों के साथ प्रीवियस reign में यानी कि अकबर के दौर में क्या हुआ। In previous rule, infidels forced pagan practices on the Muslim lands, and Muslims were prevented from observing the religious commandments. खत्म। अब यहाँ पर एक और कोट अगर आप लिख लें तो वो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई एच कुरैशी कहते हैं, मुजद्दद, अब जब ये आप प्रोड्यूस करेंगे, ये कोट आप जब प्रोड्यूस करेंगे तो इट विल गिव यू रियली, आपका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा तो इट विल गिव यू रियली इम्पोर्टेंस के आपने वाकई जो है वो एक अच्छी चीजें प्रेजेंट की हैं। अब आप ये जरूर से इनमें रखिएगा कि जब भी आप इम्पैक्ट लिख रहे हैं, जब भी आप इन्फ्लुएंसेस लिख रहे हैं, तो उन इन्फ्लुएंसेस के अंदर अगर आप किसी एक्सपर्ट की बात करेंगे, किसी हिस्टोरियन का रेफरेंस देंगे, तो इट विल गिव यू अ वेरी गुड
इम्प्रेशन। अदरवाइज जब आप अपनी बात करेंगे इट माइट बी गुड, लेकिन वो वाली बात नहीं होगी कि आपने किसी को जब तक रेफरेंस नहीं दिया किसी का। अगर आप कहते हैं कि इन्होंने ये किया वो किया और आप किसी को भी कोट नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि देयर इज अ गैप। आपका जो जो आप कह लें कि आपका गैप मौजूद है। सो अगला हमारे पास जो रिफॉर्मर हैं तो वो हैं शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह के ऊपर हम बात करेंगे रिफॉर्मर के तौर पे। तो लेट्स गो ऑन टू द अदर रिफॉर्मर। जी, शाह वलीउल्लाह। उसी पैटर्न में हम इनके ऊपर भी बात करेंगे। दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद अब्दुल रहीम, ही वॉज द फाउंडर ऑफ उस वक़्त का जो बिगेस्ट मदरसा था उस वक़्त का, मदरसा रहीमिया। इसके फाउंडर थे। और वालिद साहब की डेथ के बाद इन्होंने 20 साल वहां पे दरसो तदरीस का सिलसिला खुद जारी किया। शाह वलीउल्लाह ने 1730 में इन्होंने हज किया, और उस हज ने इनके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में को तय किया। और इन्होंने महसूस किया कि इस्लाम दुनिया और पाक दुनिया और इंडिया दोनों में इस्लाम को एक नई इंटरप्रिटेशन चाहिए। इनके कुछ वर्क्स के ऊपर बात करते हैं। तो हिज वर्क्स, जो बुक्स हैं इनकी, उन पे आप लिख लेंगे। अगर आप प्रोड्यूस कर देंगे तो दैट विल बी गुड। वन, इनकी मैं थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन बताता जाऊंगा। नंबर वन, फजलुल हरमैन। इसमें इन्होंने कुरानिक ट्रांसलेशन की यूनिटी के ऊपर जोर दिया कि जो कुरान की ट्रांसलेशंस हो रही हैं उनके अंदर हमें यूनिटी की जरूरत है, कॉन्सेंसस की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने हुज्जतुल बलाग जो था वो मुगल स्टेट का इंसाइक्लोपीडिया था। इसमें इन्होंने डिटेल में बात की कि मुगल स्टेट कैसी है, इसके अंदर किस तरह से जस्टिस दी जाती है, किस तरह से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। देयर वाज इंसाइक्लोपीडिया, हर चीज को इन्होंने एनालाइज किया। स्टेट पिलर्स को, ब्यूरोक्रेसी, लोगों ने टैक्स कैसे देते हैं, उनके ऊपर टैक्स में क्या इश्यूज हैं, हर चीज को इन्होंने एनालिसिस किया। फिर तफाहमियात जो है, इट इज अ स्टेज रेवोल्यूशन। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कि ही सी सेड कि जो मुसलमानों को ना एक रेवोल्यूशन चाहिए है, लेकिन वो रेवोल्यूशन जो है वो एक स्टेज किस्म की होगी। जब आप नई इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं, जब आप कहते हैं कि इस्लाम को एक नया मफहूम चाहिए, तो एक स्टेज रेवोल्यूशन आए। सबसे पहले इंडिविजुअल के अंदर रेवोल्यूशन आए, चेंज आए, बेहतरी आए, इस्लामिक करेक्टर उसका डेवलप हो, फिर एक क्लास का डेवलप हो, फिर एक स्टेट का डेवलप होगा। तो दैट वाज हिज स्टेज रेवोल्यूशन। फिर कुर्रतुल ऐन में इन्होंने मुसलमानों के अंदर जो सेक्रेटेरियनिज्म उस वक़्त परवान चढ़ रहा था उसके ऊपर बात की कि मुसलमानों के जो सेक्रेटेरियन इश्यूज हैं, उनके फ़िक़ही मसाइल हैं, इनके मसल की मसाइल हैं, उनको ख़त्म करके ज़रूरत समर की है कि यूनिटी और इत्तेहाद जो है वो पैदा हो। अब जब हम इन किताबों को भी देखते हैं तो इससे भी हमें लगता है, नजर आता है कि जो इनकी एफर्ट्स थी वो मुसलमानों की रीजनरेशन की थी, स्टेट के तौर पर भी, करेक्टर के तौर पर भी, मुसलमानों के
अमाल के तौर पर भी हर चीज को ही वांट टू सी। सर्विसेज इनकी को इसी तरह से हम जो है वो तय कर सकते हैं कि इन्होंने क्या कुछ सर्विसेज दी। तो हम इनको बेसिकली चार हिस्सों में तकसीम करेंगे। रिलीजियस देखेंगे, हम इनकी लिटरेरी देखेंगे, हम इनकी सोशल देखेंगे, हम इनकी पॉलिटिकल देखेंगे। अब इसी तरह इन सर्विसेज के जरिए ही हम इनके इम्पैक्ट्स को जान जाएंगे और उनके ऊपर फिर हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी रिलीजियस देखते हैं। अब रिलीजियस का ताल्लुक पॉलिटिकल से भी होगा इसी तरह से। तो सबसे पहले इन्होंने ट्रांसलेशन की होली कुरान की इन पर्शियन। इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट के किसी लैंग्वेज में, इंडो पाक की किसी लैंग्वेज में कुरान पाक का तर्जमा हुआ। तो ये ट्रांसलेशन इसलिए थी कि ये जो पर्शियन थी, इट वाज द लैंग्वेज ऑफ उस वक्त की जो मुसलमान थे उनकी अदबी लैंग्वेज थी, पढ़े लिखे लोगों की पर्शियन लैंग्वेज थी, ताकि इस्लाम का जो मफहूम है वो उन लोगों तक ठीक माने में पहुंच सके। इसकी रीजन, इसकी वजह, इसकी लॉन्ग टर्म इंटरप्रिटेशन, कि वो इस्लाम को ठीक तरह से समझें। जब वो इस्लाम को ठीक तरह से समझेंगे तो उनका जो नेशनहुड है वो रिवाइव होगी। वो अपने आप को एक कौम समझेंगे, वो अपने आप को मुख्तलिफ समझेंगे कि वाई वी आर यूनिक फ्रॉम द अदर नेशन, व्हाट इज एक्चुअली इस्लामिक करेक्टर, व्हाट आर इस्लामिक एक्चुअल इस्लामिक प्रैक्टिसेस आर। इस तरह एक फर्द जो है वो क्या होगा, वो इस्लामिक बनेगा, उसकी रिनाइसेंस आएगा, उसमें उसमें बेहतरी आएगी, रिवाइवल आएगा। और जब फर्द में रिवाइवल आएगा फिर एक कौम में आएगा, फिर वो स्टेट की हद तक जाए। ठीक है। फिर इन्होंने सेक्रेटेरियन के इज्म के खिलाफ जो काम किया, तो वो जो किताब है कुर्रतुल ऐन, उसके अंदर इन्होंने कहा कि तीन पिलर्स हैं, इनके ऊपर यूनिटी क्रिएट हो सकती है हमारी। तो वो कौन कौन से हैं? वो है कुरान, गॉड एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने कहा कि जो इन तीन चीजों को मद्देनजर रख के एक जैसी इंटरप्रिटेशन की तरफ आओ, एक तरफ एक जैसे लॉज की तरफ, एक जैसे कवायद की तरफ, ट्रेडिशंस की तरफ, प्रैक्टिसेस की तरफ आया जा सकता है, और इससे मुसलमानों की यूनिटी हो सकती है। जो इन चीजों से साबित है वो पक्का पक्का, और जो इन चीजों से साबित नहीं है उसके ऊपर आप अपनी तरफ से गुंजाइश निकाल के उनको उस कदर उसके ऊपर रिजल्ट ना हो, बल्कि उसको एक और थॉट दे के सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। राइट। फिर इसके ऊपर आई एच कुरैशी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया है, जो कि आपके लिए जरूरी है कि आप उसको जरूर जो है वो मेंशन करें अपने आंसर में। आई एच कुरैशी कहते हैं कि ही ट्राइड टू रिकॉन्साइल बेसिक डिफरेंसेस अमंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ Muslims and thought it essential for regeneration of Muslims। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। He tried to reconcile basic differences among the different sections of Muslims and through its essential and thought it essential for regeneration of Muslim, कि भाई जोतने भी उस वक़्त के मकातबे फिक्र हैं उनके दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने इनको रिकंसाइल करने की कोशिश की, क्योंकि वो समझते थे कि मुसलमानों की रीजनरेशन के लिए इट इज एसेंशियल। इन्होंने मुसलमानों को मॉडरेशन की तरफ लेके आने का भी सोचा, away from orthodoxy and extremism। दिस इज अनदर पॉइंट। वही तो जमान कहते हैं इसके ऊपर, ये जो ऑर्थोडॉक्सी और एक्सट्रीमिज्म है इसके ऊपर एक हिस्टोरियन है वहीद जमान। अब वहीद जमान साहब कहते हैं his approach was so liberal that it was difficult to know which school of fiqh he himself belongs to। मतलब हिज अप्रोच इज सो लिबरल कि नहीं पता लगता था कि वो खुद किस फिका से हैं। उस वक्त फिका ही ग्रुप्स तो मौजूद थे मुसलमानों के, जैसे चले आ रहे हैं अभी तक भी। तो ही वाज सो बोल्ड, ही वाज सो लिबरल, ही वाज सो ओपन फॉर द करेक्शंस। बाजुकात ऐसा होता है, बल्कि अभी तक ऐसा है कि अ पर्सन हु बॉर्न्स इन अ स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट, वो सारी जिंदगी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स को जो है वो बिल्कुल जो है वो गलत समझता है और अपनी इंटरप्रिटेशंस को सही समझता है। सो ही डिसअप्रूव्ड ब्लाइंड फॉलोइंग, और इन्होंने भी वहादत व शहूद की जो जो फिलॉसफी है
उसको प्रोपोगेट किया, वहादतुल वजूद को नहीं किया। इसके बाद इन्होंने जिहाद के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया, ही स्ट्रेस्ड ऑन जिहाद। और क्यों, इसकी रीजन आप लिखेंगे कि थॉट की जो पावर है ना, इस्लाम इसका हुक्म देता है, पावर इसेंशियल है फॉर एस्टैब्लिशिंग अ मुस्लिम स्टेट, फॉर एस्टैब्लिशिंग दीन, फॉर एस्टैब्लिशिंग इस्लामिक सिस्टम। ही सेज पावर इज नेसेसरी, और जब पावर नहीं होगी उसके बगैर आप इस्लामिक सिस्टम को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ही प्रोपोगेटेड, दैट्स व्हाई ही स्ट्रेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद। इन्होंने बहुत सारे इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस भी कायम किए, वो भी आप लिख सकते हैं। और इनकी इंटेलेक्चुअल सर्विसेज की तरफ अगर हम जाएं, इनके ऊपर हम लिटरेरी या इंटेलेक्चुअल सर्विसेज के ऊपर इन्होंने 26 मेजर पर्शियन बुक्स लिखी। पर्शियन में इनके 26 काम है, और कुछ 25 के करीब जो है वो इनके अरेबिक में मेजर बुक्स या काम है। इन्होंने मुसलमानों की एजुकेशनल और एकेडमिक स्टैग्नेशन को आइडेंटिफाई किया इन कामों के जरिए। और इन्होंने इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, इज्तिहाद, कि जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है, वेरी फेमस कॉन्सेप्ट गिवन बाय हिम। इज्तिहाद का मफहूम ये है कि समटाइम्स कुरान और हदीस में हमें कोई भी चीज क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती किसी चीज की, कि ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है। उसके लिए क्या होगा, फिर उसके लिए आप कुरान पाक के बेसिक लॉज को मद्देनज़र रखते हुए, बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए इज्तिहाद करते हैं। और इज्तिहाद के ज़रिए जो है फिर वो आप नई सिचुएशन के मुताबिक मुसलमानों को कोप करने के लिए कहते हैं, मुसलमानों को एडजस्ट करने के लिए कहते हैं। तो ही सेड के ये जो इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद कर दिया हमने, और हमने फाइनल तसव्वुर कर लिया है कि जो कह दिया गया है वो दैट, अगर वो उसके कुछ उससे कोई नई बात आती है तो उसको कॉप करने के लिए हम रेजिस्ट करते हैं, चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेजिस्ट करते हैं। दैट इज द रीजन ऑफ मुस्लिम स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस। तो जब तक ये खत्म नहीं होगी तो मुसलमान बढ़ नहीं सकते, तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए इज्तिहाद जरूरी है। आई एच कुरैशी कहते हैं, आई एच कुरैशी कहते हैं अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, कि बिलीविंग इन यूनिवर्सलिज्म ऑफ इस्लाम, ही वांटेड टू इंटरप्रेट इस्लाम इन टाइम एंड स्पेस। इस्लाम अगर ये इसका मफहूम ये समझेंगे कि अगर इस्लाम यूनिवर्सल है, इस्लाम ने आने वाले तमाम अहद के लिए यही दीन है, तो फिर इस्लाम को आने वाले वक़्त के मुताबिक मुसलमानों की गाइडेंस करनी होगी, मुसलमानों की रहनुमाई करनी होगी। आज के दौर में अगर अगर टेलीफोन मौजूद है तो इस्लाम को इसको इसके ऊपर जितने भी डायरेक्शन है मुसलमानों को देनी होगी। मुसलमान, एक दौर था कि मुसलमान इतने ज़्यादा रिलेक्टेंट थे एक्सेप्ट करने में चेंज के, तो वो ये माइक्रोफोन, ये साउंड सिस्टम, इसको शैतान की इजाद कहते थे। तो इट वाज एक्चुअली कि ये क्या था कि ये इज्तिहाद का बंद होना था। तो नाउ इन्होंने ये बात की कि इज्तिहाद हो, और हिज अप्रोच वाज कि इस्लाम यूनिवर्सल दीन है, तो यूनिवर्सल दीन जो है वो फिर आने वाले तमाम ज़मानों के लिए उसको मुसलमानों की रहनुमाई करनी होगी। हिज पॉलिटिकल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और इन पॉलिटिकल सर्विसेज में हम देखते हैं क्या कुछ इन्होंने किया। सबसे पहले तो इन्होंने चार आइडेंटिफिकेशन की मुसलमानों की डिक्लाइन की कॉजेज की, उसमें से चार कॉजेज जो हैं वो इन्होंने, इनकी मेजर हैं जिनके ऊपर हम देख सकते हैं। नंबर वन, इनकॉम्पिटेंट रूलर। ये इनकॉम्पिटेंट रूलर्स थे जी। दूसरे नंबर पर अनइवन या अनजस्ट टैक्सेशन ऑन मासेस, या आप हैवी टैक्सेशन कह लें आम लोगों पर। थर्ड नंबर पर फ्यूडलिज्म। चौथे नंबर पर लस्ट फॉर पावर।
दैट इज ही समराइज्ड कि ये कुछ मेजर जो कॉजेज हैं मुसलमानों के डिक्लाइन के। अब मुसलमानों ने ऊपर आना है तो इन चीज़ों को ख़त्म कर दें। एक रूलर संजीदा है अपने अवाम की बेहतरी के लिए, स्टेट की बेहतरी के लिए, इनको ख़त्म कर दें। तो दैट वाज हिज पॉलिटिकल सर्विस। अपनी किताब हुज्जतुल बलाग में ये कहते हैं कि प्रेशर ऑन पब्लिक ट्रेजरी, जो कौमी खजाना है, इज ओइंग टू इनएफिशिएंसी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ स्टेटस को, जैसे कि खालसा लैंड। अब खालसा लैंड वो लैंड थी जो लोगों को छोटी छोटी खिदमात की एवज दे दी जाती थी, कुछ स्कॉलर को दे दी गई, उससे लैंड को, जमीन को, स्टेट को कोई रेवेन्यू रेवेन्यू नहीं आ रहा, किसी को किसी सर्विस की बुनियाद पे दे दी गई, किसी शायर को दे दी गई जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो कोर्ट में बैठे हैं, कुछ सर्विसेज नहीं दे रहे हैं स्टेट को। तो वो खालसा लैंड इन्होंने कहा कि जब उससे रेवेन्यू नहीं आएगा तो उसका प्रेशर जो है वो आम बंदे पर जाएगा, जो रेवेन्यू दे रहा है, जो टैक्स दे रहा है, तो उसके ऊपर फिर ज्यादा टैक्स देना लगाना पड़ेगा। तो ये आप लिख सकते हैं हुज्जतुल बिलाग, हुज्जतुल इल बिलाग। Once he was asked how to end, किसी ने एक दफा उनसे पूछा गया कि इस सब को कैसे खत्म किया जा सकता है, मुसलमानों को रिवाइव कैसे किया जा सकता है, तो सजेस्टेड कि आउटडेटेड सोशो पॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्कार्ड कर दें, इसको खत्म कर दें। ये जो आपने बनाए हुए हैं ना, हिरार्कियां बनाई हुई हैं, ये सूबादार है, इसको इतनी लैंड अलॉट होगी, ये कोर्टियर है, इसको इतनी लैंड अलॉट होगी, मतलब जिस जो भी उस वक्त की हिरार्की है, ब्यूरोक्रेटिक हिरार्की है, उसको खत्म कर दें। इन्होंने फिर इनके जो लेटर हैं अहमद शाह अब्दाली को, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ही रोट लेटर्स टू अहमद शाह अब्दाली, अ रूलर, अ पावरफुल रूलर इन अफगानिस्तान, जो 1739 में इनके कहने पे आया भी इंडिया में। अब इन्होंने उनको लेटर लिखे। लेटर में क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जी मैं थक गया हूँ यहाँ पे मुगल्स को समझा समझा के, और मुगल्स इतने पावरफुल नहीं है कि वो मरहट्टों का, सिखों का, हिंदुओं का मुकाबला कर सके। और सिर्फ दिल्ली जो है, ये ऐसे दिल्ली है तो कहीं से मरहट्टे आते हैं तो लूट मार करके चले जाते हैं, और हुक्मरान बेबस है, हुक्मरान अन इस्लामिक हो गया, उसके अंदर वो मोमिन वाला करज नहीं है। तो यहाँ पे नीड है कि आप हमारे अकीदे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, स्टेट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इधर आए और इधर रूल करें, मुसलमानों को लीड करें। तो ही रोड लेटर्स टू अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली फिर इनके बुलाने पर आए भी सही, और इन्होंने लेटर्स में जाट्स का, राजपूत्स का, मरहट्टाओं का, पठानों का जिक्र किया कि हुई इस्लामिक एम्पायर को इनसे थ्रेट है। क्योंकि ही फाउंड नो कैलिबर लीडर इन इंडिया टू एंड दिस मैंस। तो इन्होंने 1761 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 1761 में ये आया था अहमद शाह अब्दाली। इसने आके यहाँ पे मरहट्टाओं को बड़ा बहुत ज्यादा शिकस्त दी, और उसके बाद उनकी पावर को काफी हद तक तोड़ा। पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ मासेस, इन्होंने पॉलिटिकल ट्रेनिंग की लोगों की कि कैसे बादशाह को आपने ओबे करना है, कैसे नहीं करना, अपनी राइटिंग्स के जरिए, अपने ट्रेन डिसिपल्स के जरिए, शागिर्दों के जरिए, और अपने मदरसा के जरिए। और इन्होंने मुसलमानों की आइडेंटिटी को, आप कह सकते हैं कि इनकी सर्विस पॉलिटिकल ये भी थी कि इन्होंने मुसलमानों को हिंदुइज्म में अब्जॉर्ब करने से बचाया, और जैसे जैसे बचाया ये इसी ऊपर देख सकते हैं। देन here comes is सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रपोज्ड किया फुक्कुल निज़ाम। ये फुक्कुल निज़ाम क्या था कि कंप्लीट रेवोल्यूशन, कि मुसलमान या सोसाइटी को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन चाहिए, हर एंगल से, हर तरह से कंप्लीट होगी अगर आप इसको रिफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि तमाम की तमाम जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, वो अपनी ड्यूटीज को रियलाइज करें और उसके ऊपर काम करें। बादशाह का जो काम है वो करे, कोर्टियर का जो काम है वो करे, मौलवी का जो काम है वो करे। इन्होंने मुसलमानों की जो एक्स्ट्रा वेगेंट हैबिट्स थी, फजूल खर्ची की, उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया। और इस बात को एसम इकराम जो है, एक हिस्टोरियन है, वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जी ही क्रिटिसाइज्ड एक्स्ट्रा वेगेंट हैबिट्स व्हिच हैव crept into Muslim society. Stepwise,
रेवोल्यूशन जो है वो मैंने पहले बताया आपको कि इन्होंने उसके ऊपर जोर दिया था कि पहले इंडिविजुअल के अंदर तब्दीली आएगी, फिर क्लास के अंदर आएगी और फिर स्टेट के अंदर आएगी। इन्होंने एक और चीज प्रपोज की कि जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर इन्होंने जोर दिया कि इकोनॉमिक जस्टिस एसेंशियल है फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी किसी नेशन की। तो वो इकोनॉमिक जस्टिस जब तक नहीं होगी तो आप नहीं ऐसा इम्प्रूव कर सकते। उसके लिए जैसे पीछे इन्होंने बात की टैक्स रिफॉर्म्स की, टैक्सेशन की, वो खालसा लैंड की, और इनके ऊपर इम्पैक्ट्स को अगर आप जो जो हमने पढ़ा है उन्हीं चीज़ों को अगर आप देखें तो वो इम्पैक्ट्स ही हैं सारे के। उन पे आप इम्पैक्ट्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो वो इम्पैक्ट्स में हम सबसे पहले लिखते हैं मुसलमानों की रीजनरेशन की। इन्होंने ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम को इन्होंने हाईलाइट किया। असल में इस्लाम का स्पिरिट क्या है, वो स्टैगनेंट नहीं है, वो रिवाइवल चाहता है। वो चाहता है कि उसको टाइम और स्पेस में जो है वो इंटरप्रेट किया जाए। तो ऐसा इकराम कहते हैं इन इस ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम के ऊपर, इंतकाम के ऊपर ऐसा इकराम लिखते हैं। हिज राइटिंग्स ब्रेथ अ न्यू स्पिरिट ऑफ गुडविल नॉट ओनली अगेंस्ट मिनॉरिटी ग्रुप्स इन इस्लाम बट आल्सो फॉर नॉन मुस्लिम्स। अब इस्लाम में इन्होंने जो मुसलमानों का जो गुडविल का जेस्चर है, इखलाक का जेस्चर है, वो बड़ा प्रोपोगेट करने की कोशिश की मिनॉरिटी ग्रुप्स के अगेंस्ट भी और नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट भी, कि देयर शुड बी अ गुडविल जेस्चर जो कि इस्लाम की ट्रू स्पिरिट है। स्टेप्स फॉर सेक्रेटेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स इवन टुडे आर रेलिवेंट। और जो जिन्होंने काम किए सेक्टेरियनिज्म को ख़त्म करने के लिए, ख़ास तौर पे वो थीरी कि सिर्फ कुरान हदीस और खुदा के अहकामात के ऊपर चलकर आप एक यूनिटी क्रिएट कर लें कि इन चीज़ों पे हमारा इख्तलाफ नहीं होगा, वो आज भी रेलिवेंट है। इवन आज के दौर में भी उन अहकामात की रोशनी में आप सेक्रेटेरियनिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। फाउंडर ऑफ सेपरेट स्टेट, इसके ऊपर अगर आप कहें कि जी वहीद ज़मान सब कहते हैं कि वहीद ज़मान ने इनको ग्रेटेस्ट फादर ऑफ पाकिस्तान का लकब दिया बिकॉज ऑफ हिज यूनिटी ऑफ मुस्लिम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन इस्लामिक ऑर्डर। एक इस्लामिक ऑर्डर पे जिस तरह इन्होंने काम किया, मुसलमानों की यूनिटी के ऊपर जिस तरह इन्होंने काम किया, तो वहीद ज़मान इनको पाकिस्तान का ग्रेट ग्रेट फादर बोलते हैं कि ही वाज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त इन्होंने टू नेशन थ्योरी को रिवाइव किया जो कि आज तक चली। हफीज मलिक एक हिस्टोरियन है, he calls him to my he calls him he is to Pakistan is what was Martin Luther is to Germany। ट्रेनिंग ऑफ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, इन्होंने बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग की जिनमें इसके चार काबिल बेटे शाह रफीउद्दीन, शाह अब्दुल अजीज, अब्दुल गनी, अब्दुल कादिर, इनकी ट्रेनिंग की, जिन्होंने फिर आगे इनके सिस्टम को, मदरसा रहीमिया को और जो एजुकेशनल सिस्टम्स थे उनको एक्सपैंड किया। अम, अहमद शहीद, जिनके बारे में अब आप आगे जाएंगे, वो भी इनके सिलसिले से, इनकी तालीमात से ही वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड। इन्फ्लुएंस ऑफ सर सैयद अहमद हुसैन, सर सैयद अहमद, हिस्टोरियन ट्रेस अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द आइडियाज ऑफ सर सैयद। हिस्टोरियंस सर सैयद के आइडियाज के ऊपर भी इनका इम्पैक्ट ढूंढते हैं। और इन्होंने ट्रू अवेयरनेस दी कुरान की थ्रू द ट्रांसलेशन, पॉलिटिकल अपलिफ्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की प्रोटेक्शन हुई, पॉलिटिकल जो आप कह लेंगे अपलिफ्ट के लिए काम किया, प्रोटेक्शन, जैसे मराठों का सर कुछ लाया इन्होंने लेटर्स लिख के। और इसी तरह मुसलमानों के अंदर जब जब ईमान का, जब जब एक मजबूत कौम का मजबूती, अमाल की मजबूती का दर्स दिया जाएगा तो उनकी प्रोटेक्शन होगी। हमने इन दो लोगों को देखा और दो लोगों के बारे में हमारी अप्रोच यही रही कि व्हाट डिड दे डू, व्हाई डिड दे डू, और व्हाट इम्पैक्ट्स डिड ब्रॉट अप। आपको किसी भी जो आम एक किताब होती है, हेल्पिंग बुक होती है, उसमें डिटेल्स नहीं मिलती मोस्टली इन सारी चीज़ों की। आप जितने मैंने रेफरेंसेस आपको बताए, अगर आप इन रेफरेंसेस की मदद से इसी तरह से एक अपना आंसर प्रोड्यूस करते हैं पाथ पेपर को देख के, तो दैट वुड बी गुड एनफ। थैंक यू सो मच।
और इंशाल्लाह एक नए अगले दो रिफॉर्मर्स के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच।